अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? हाँ जी, ठीक ठाक हैं। चलें, दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी, एक सवाल दिया था होमवर्क, और मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आपने किया है। नहीं किया तो लेक्चर को यहीं बंद करें, होमवर्क करें शाबाश जाके, उसके बाद लेक्चर खोलिएगा। चलें, बाकी जो है ना वही शक्लें देखें इधर जिन्होंने किया है। अच्छा, इसमें एक ही मुश्किल पॉइंट था, वो मैं कल डिस्कस कर चुका था, एनुअल डिमांड वाला। इसमें हमने समरी दोबारा बता देता हूँ, हमने प्रोडक्ट के 45-600 यूनिट साल के बनाने हैं और एक यूनिट के लिए 10 किलो लगता है मटेरियल, तो 456,000 मटेरियल किलो हमें चाहिए, लेकिन ये ख़रीदना नहीं है, ख़रीदना से ज़्यादा है। क्यों ख़रीदना ज़्यादा है? क्योंकि जब ख़रीद के लाएंगे और स्टोर में रखेंगे तो रखने पे भी ज़ाया होगा, तो हमें तो 456,000 स्टोर से निकालना है, तो उसमें हमें ज़्यादा ख़रीदना पड़ेगा। कितना ज़्यादा ख़रीदना पड़ेगा? 5% नुकसान है। तो जो हमने इस्तेमाल करना है स्टोर से, हमने यूज़ करना है, इशू करना है 456,000, और 5% यहाँ नुकसान होता है, तो फिर हमें ख़रीदना पड़ेगा यकीनन 456,000 से ज़्यादा। कितना ज़्यादा? इतना ज़्यादा कि 5% नुकसान होने के बाद ये बने, क्योंकि हमने इशू करना है ये। तो ये 95% है, ये 0.95 है, तो 0.95 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये एनुअल डिमांड निकल आएगी। इसके अलावा इसमें एक मसला ये था, वो भी खैर इतना कोई बड़ा मसला नहीं था, कि ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर नहीं दी हुई थी, और ये पहले भी हम कल 2 दफ़ा काम कर चुके हैं। कल एक तो कार्ल्टन का सवाल डिस्कस करते हुए मैंने ये बात बताई थी, फिर कल चोको किंग वाला सवाल किया था, उसमें भी ये पॉइंट हुआ था। अब इसमें तीसरी दफ़ा ये बात रिपीट हो गई कि जो हमें प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट की वेरिएबल कॉस्ट दी हुई, वेरिएबल वो रेलिवेंट ऑर्डर कॉस्ट है। अब इसमें फ़र्क सिर्फ इतना था कि जो कल वाले दोनों सवाल थे उनमें वेरिएबल दी होती थी, यहाँ पर आपको टोटल दिया और कहा इसमें से 65% वेरिएबल है। ये बिल्कुल वही वाला पॉइंट है जो कल चोको किंग वाले में भी था और उससे पहले कार्ल्टन वाले में भी था, कि आपको ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट की, ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट एक ही बात है, उसकी वेरिएबल कॉस्ट 65% से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल आएगी। तो एक तो ये इसमें थोड़ा सा पॉइंट घुमा फिरा के था कि आपको वेरिएबल कॉस्ट देने की बजाय टोटल बता दी। फिर जिस तरह से वो कार्ल्टन वाले में किया था, बिल्कुल वैसा पॉइंट था कि पर ऑर्डर कॉस्ट निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स चाहिए थे, तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स नहीं दिए हुए थे, लेकिन ये कहा हुआ था कि हमारी फ़िलहाल पॉलिसी, सवाल की दूसरी लाइन, प्रेजेंटली HPL फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ प्लेसिंग बल्क ऑर्डर ऑफ 60,000, यानी अभी इस वक्त हम एक वक्त में 60,000 मंगवाते हैं। तो अगर अभी इस वक्त 60,000 मंगवाते हैं, ये था 480, तो अगर अभी एक वक्त में 60,000 मंगवाते हैं तो अभी हम एक वक्त में फिर एक साल में 8 ऑर्डर्स किया करते हैं। बिल्कुल कार्ल्टन का भी ऐसे ही किया था, एनुअल डिमांड थी 78,000 थी शायद, उसको 6500 से डिवाइड किया था। ये बिल्कुल कार्ल्टन वाला पॉइंट है कि आपको पर ऑर्डर कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं दिए हुए थे, तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स बिल्कुल जैसे कल कार्ल्टन वाले सवाल में समझाए थे, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय अभी फ़िलहाल OQ कितना है वो बताया हुआ दूसरी लाइन में, तो ये निकल आएगा कि अभी फ़िलहाल ऑर्डर कितने करते हैं। तो वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट को जब इससे डिवाइड करेंगे तो पर ऑर्डर कॉस्ट निकल आएगी। फिर इसके बाद ये किया होल्डिंग कॉस्ट, ये आसान है, एक तो ये पर मंथ दी हुई है, पर मंथ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साल की बनेगी, और दूसरा फाइनेंसिंग कॉस्ट है, ये भी इतनी दफ़ा कर चुके हैं, इस परसेंटेज को परचेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, एक दफ़ा पूरी से और एक दफ़ा डिस्काउंट ऑफर के बाद। फिर उसके बाद इसमें एक कन्फ्यूजन
बाज़ औक़ात ये हो जाती है, हो सकता है आपको हुई हो, कि पार्ट ए में EOQ पूछा था, निकाल लिया। पार्ट बी में पूछा हुआ है कि डिस्काउंट अवेल करें या ना करें। ये पार्ट बी में पूछा हुआ है कि हम डिस्काउंट अवेल करें या ना करें। जब मैंने आपको पहली दफ़ा डिस्काउंट सिखाया था, खुद से बना के जो सवाल कराया था, ये 2-3 क्लासेस पहले की बात है, तो उसमें हमने डिस्काउंट अवेल करें या ना करें, डिस्काउंट ऑफर को किससे कंपेयर किया था? डिस्काउंट अवेल करें या ना करें, डिस्काउंट ऑफर को किससे कंपेयर किया था? जो अभी हमारा करंट चल रहा है। तो इस सवाल में भी ये स्टूडेंट सोच सकता है कि कंपैरिजन अभी जो करंट चल रहा है उससे करना चाहिए। तो उससे करना ज़रूर होता अगर पहले पैराग्राफ में ये कहानी ना लिखी होती कि मैनेजमेंट इज़ प्रेजेंटली कंसिडरिंग टू अडॉप्ट EOQ, यानी मैनेजमेंट EOQ पे तो पहले जाने का सोच चुकी है। अब पार्ट बी में ये देखना है कि EOQ के बजाय डिस्काउंट ऑफर पे जाएं कि ना जाएं। अगर इस सवाल में EOQ ना होता ना, अगर सवाल के अंदर तीसरी लाइन ना लिखी होती कि वो EOQ पे जाना चाह रहे हैं, और इसी तरह से पार्ट ए भी ज़ाहिर है फिर नहीं पूछा होता, तो इस सूरत में आप 60,000 को 120 से ही कंपेयर करते। फिर ऐसे ही होता कि इस वक्त हम 60,000 पे हैं और सप्लायर 120 कहना चाह रहा है, तो हम 60 को 120 से कंपेयर करते। लेकिन चूंकि तीसरी लाइन में कह दिया कि मैनेजमेंट ने सोचा है कि हम जा रहे हैं EOQ पे, तो चलो EOQ पे वो आने लगे। अब देखना है कि EOQ पे आए या इधर को निकल जाएं। तो अब EOQ और 120 का कंपैरिजन कर रहे हैं, अब 60,000 का कंपैरिजन नहीं करना। फिर सुन लीजिए, 60,000 से कंपेयर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमने डिस्काउंट ऑफर को इवेल्यूएट करना है तो कंपेयर कर रहे होंगे कि अभी क्या चलता है। जो सबसे पहले मैंने परसों सवाल कराया था वो ऐसे ही किया था, लेकिन इस सवाल में कह दिया कि हम EOQ पे जाने का सोच रहे हैं और रिक्वायरमेंट ए में EOQ पूछ भी लिया है। तो अब हमने ये फैसला करना है पार्ट बी में कि करंट से EOQ पे शिफ्ट हो या EOQ पे रहने दें और डिस्काउंट पे शिफ्ट हो जाए। तो हमने EOQ वर्सेस डिस्काउंट करना, 60,000 वर्सेस डिस्काउंट नहीं करना, EOQ वर्सेस डिस्काउंट करना। अच्छा, EOQ बेस्ट है कि नहीं है, इसका सेफ्टी स्टॉक से ताल्लुक़ नहीं है, इसका परचेज कॉस्ट चेंज ना होने से ताल्लुक़ है। सेफ्टी स्टॉक का सिर्फ इतना मसला होता है कि अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं होगा तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट टोटल होल्डिंग कॉस्ट के बराबर होगी, लेकिन अगर सेफ्टी स्टॉक होगा तो वो बराबर नहीं होगी। EOQ फिर भी बेस्ट होगा। परचेज प्राइस चेंज हो रही हो तो फिर EOQ चेंज हो सकता, बेस्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही। तो 60,000 को कब लाए हैं? 60,000 को कब लाएं कंपैरिजन में? नहीं ज़रूरत नहीं है ना, हम EOQ और सप्लायर ऑफर को लाएंगे। 60,000 लाना है तो लें, उसका नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि EOQ तो वाकई बेस्ट है। प्राइस चेंज ना हो तो EOQ बेस्ट है, तो इसलिए 60,000 को लाने की ज़रूरत नहीं है बीच में। तो मुझे ये लगते थे इसमें पॉइंट, वो आपको बता दिए मैंने। और ये जो लिखा ना, डिस्कस एनी 3 प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, ये वही है जो आपको पॉइंट लिखवाए थे। अच्छा, अब इसमें एक तो ये सवाल हो गया, डिस्कस भी कर लिया आपने, कर भी लिया। अब इससे एक और थोड़ा ऊंचा, थोड़ा सा और मुश्किल सवाल, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा मुश्किल है आसान है कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड होकर सवाल करिए। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुश्किल आप कह लो, ये तुम नहीं होता। आपको मैं मुश्किल इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप और ज़्यादा होश में आगे सवाल करें। अगर आप ये अगले 1-2 सवाल जो दे रहा हूँ ये आपने कर लिए तो EOQ हो गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक सवाल और होमवर्क दे रहा हूँ, ये करके आइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइस की बुक बता रहा हूँ पहले, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 था एरोमा हर्ब्स के नाम से, स्प्रिंग 17 का सवाल है जी, होमवर्क है। ये सवाल होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ये होमवर्क है, ये आपने अगला लेक्चर सुनने से पहले करना है। ये सवाल पहले ये सवाल करिएगा, फिर अगले लेक्चर में ये डिस्कस करूँगा। इसमें भी एक पॉइंट मुश्किल है, उससे ज़्यादा भी मसले हो सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट मुश्किल है। तो अब आप माशाल्लाह सारे काबिल बच्चे हैं, तो पहले बेटा आप खुद ट्राई करेंगे। अगर सारे सवाल मैं बोर्ड पे करूँगा तो आपके जो थिंकिंग प्रोसेस है ना वो इफेक्ट होता है। मैं ये सवाल बिल्कुल कर लूँगा डिस्कस, जैसे आज किया है मैंने, फिर इसी तरह से मैंने ये भी कल समझा के भेजा था आपको। तो चूँकि अब और काबिल हो गए हैं आप,
तो अब मैं आपको मुश्किल पॉइंट समझा के नहीं भेज रहा, आप खुद कर रहे हैं, पहले खुद एफर्ट कर लेंगे। हाँ, एक हिंट ज़रूर दे दूंगा क्योंकि अंग्रेज़ी पढ़ के बाजू का तो समझ नहीं आएगी बात, पहले आपको हिंट दे दूंगा, लेकिन ये सवाल आपने बेटा करके आना है, फिर इससे अगला लेक्चर सुनना है। जब ये लेक्चर आप सुन लें, सवाल कर लें, फिर इसके बाद अगला लेक्चर सुनिएगा। अगर आपने सवाल ना किया हो तो अगला लेक्चर नहीं सुनना, पहले आप सवाल करेंगे, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग मुझे आती है, मसला ये कि आपको आनी है, तो आप सवाल करेंगे तो आपको समझ आएगी। मुझे आती है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो आप लोगों ने सवाल करना है तो सीखना है। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि इस काबिल बना के भेजूँ या इस काबिल बना के सवाल करने को कहूँ कि आप सवाल कर सकें, लेकिन जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी। अगर स्विमिंग सिखानी है ना, ड्राइविंग सिखानी है, तो वो बैठ के कागज़ पे नहीं सिखाई जा सकती, आप जब मैदान में उतरेंगे तो सीखेंगे। तो आप इन सवालों को जब तक करेंगे नहीं, आपको जब तक ये मसले फेस नहीं आएंगे तब तक आप मसलों का हल नहीं निकाल सकते। तो स्प्रिंग 17 एरोमा हर्ब्स के नाम से क्वेश्चन नंबर 4 पेज 66 पे ये होमवर्क है। अच्छा, जिन लोगों के पास राइस की बुक नहीं है, जैसे कुछ बच्चे लास्ट टाइम पैक में पढ़े थे मुझसे, तो उनके लिए भी बता देता हूँ। पैक की बुक में ये क्वेश्चन था, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4, पैक की बुक में ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 था। ये पैक की बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 था, एरोमा हर्ब्स। और अब तो आपके पास बुक्स आ ही गई हो यार राइस वाली। अगर अभी भी किसी के पास नहीं है तो आई कैप क्वेश्चन बैंक भी सुन लें, जिसके पास पुराना वाला आई कैप क्वेश्चन बैंक है। पुराना क्वेश्चन बैंक से मेरी मुराद ये है कि जिसमें ये अलग क्वेश्चन बैंक और अलग स्टडी टेक्स्ट होता था। उसमें ये 2.10 था जो पुराना था। जब ये अब तो एक किताब है ना, उसमें टेक्स्ट भी है और सवाल भी हैं, तो जो उससे पुराना था तो उसमें 2.10 था आई कैप क्वेश्चन बैंक में। ये भी नहीं है किसी के पास, जो आई कैप की नई बुक है उसमें भी ये होगा, उसमें आपको मिल जाएगा ये। एग्जाम्पल 5 पेज 32 पे। और इस सवाल में मसला ये होता है कि इसमें रिक्वायरमेंट नहीं दी होती और आंसर शुरू हो जाता है एकदम से और पता भी नहीं चलता, तो उसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग ये राइस की बुक ख़रीदें, या जिनके पास लास्ट टाइम पैक वाली भी वो भी चल जाएगी, मैं आपको साथ साथ बता दिया करूँगा। अच्छा, इसमें जो टेक्निकल पॉइंट है ना, उसका हिंट दे देता हूँ आपको, हिंट दे रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा, वो आपने खुद करना है। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 पढ़ें, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 पढ़ें। जी
पॉइंट 2 और 3 पढ़ लिया। पॉइंट नंबर 2 में 900 रुपये की परचेज़ प्राइस बताई हुई है और ये 10% डिस्काउंट के बाद है, यानी अभी इस वक्त जो हम C&F इनवॉइस वैल्यू होती है, C&F परचेज़ वैल्यू को ही कहते हैं, C&F वैल्यू ये परचेज़ वैल्यू ही है, और इसमें आगे जब ये ड्यूटीज़ वगैरह ऐड हो जाएंगी तो ये हमारी वो परचेज़ कॉस्ट बन जाएगी। परचेज़ कॉस्ट इस चैप्टर में परचेज़ प्राइस और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ड्यूटीज़ को ऐड करते हैं, तो ये C&F वैल्यू ये परचेज़ प्राइस है, इसमें फिर ड्यूटीज़ और टैक्सेस ऐड करेंगे तो फिर ये परचेज़ कॉस्ट बनेगी। तो ये जो आपको 900 रुपये बताई हुई है 10% डिस्काउंट के बाद की फिगर है। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि अभी हम EOQ मॉडल पे नहीं हैं, अभी हम इस वक्त 6-6 महीने बाद ऑर्डर करते हैं, लेकिन अगर हम EOQ पे चले गए तो हमें ऑर्डर साइज़ कम करना पड़ेगा। देखें ना, अभी हम साल में 2 दफ़ा ऑर्डर देते हैं बस, EOQ पे शिफ्ट हो गए तो यकीनन ऑर्डर साइज़ कम हो जाएगा। तो अगर EOQ पे चले गए और ऑर्डर साइज़ कम होगा तो सप्लायर बुरा मान जाएगा, और वो जो अभी हमें 10% डिस्काउंट दिया करता था वो अब सिर्फ 8% डिस्काउंट देगा। तो ये जो 900 रुपये है तो अब इस पर हमें वो 8% डिस्काउंट देगा। फिर हाँ, पहले 10% डिस्काउंट लग के 900 बनता था, किस पे? जो ओरिजिनल लिस्ट प्राइस होती थी। तो आपको पहले ओरिजिनल लिस्ट प्राइस पे वापस जाना पड़ेगा, उसके बाद उस पर 8% लगेगा। ये इसमें एक ट्रिकी पॉइंट था। उसके अलावा बाकी आपसे होना चाहिए, और बफर स्टॉक मैंने पहले भी बताया था, ये सेफ्टी स्टॉक को ही कहते हैं, बफर स्टॉक सेफ्टी स्टॉक को ही कहते हैं। और ये जो लिखा हुआ है 15 डेज ऑफ सेल्स, ये जो कल एंड पे मैंने सवाल कराया था ना, ये चीज़ उसमें हमने डिस्कस कर ली हुई है कि टोटल सेल्स को 360 से डिवाइड करें, 15 से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो सेफ्टी स्टॉक। ये कल वाले सवाल में किया हुआ डिस्कस, जो मैंने कल आखिर में कराया था, जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक निकालना था। तो ये 15 डेज वाली बात की हुई है वहाँ पर। चलें, बाकी आप ये सब ट्राई करके आइएगा। इसमें डिस्काउंट वाला एक पॉइंट था, थोड़ा सा ऑर्डर कॉस्ट वाला भी है, लेकिन वो आपकी अकल पे छोड़ रहा हूँ। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल ज़रूर है, लेकिन आप अब इतनी प्रैक्टिस के बाद इस काबिल हो गए हैं कि आप ये सवाल कर सकें। मसले होंगे, कोई बात नहीं, मसले होंगे तो सीखेंगे। अब आप ये करके आएंगे तो बेटा फिर मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। अच्छा, अब कल आपको मैंने आखिरी नोट क्या लिखवाया था, वो परचेजेस वाला ना, कि एनुअल डिमांड परचेजेस होती हैं। हाँ हाँ, यही कहा था ना, एनुअल डिमांड परचेजेस होती हैं। अगर आपको सेल्स दी हुई है तो परचेजेस तक पहुंचना पड़ेगा। चलें आगे चलते हैं जी। अच्छा, इसके अलावा ये करिएगा कि आप में से ना कोई एक बच्चा ये चाहे जो लेटेस्ट अटैम्प्ट है ना, ये जो अभी स्प्रिंग 20 गुजरी है, इसका क्वेश्चन पेपर और इसका आंसर ये अवेलेबल होगा वेबसाइट पे। तो सॉल्यूशन पता नहीं है अभी कि नहीं, बहरहाल देख लेंगे। तो ये भी ना आप में से कोई एक, ये नहीं कि सारी करना शुरू हो जाए, ये जो अभी गुजरी है स्प्रिंग 20, क्वेश्चन पेपर
और उसका सोल्यूशन ये ग्रुप के अंदर सेंड कर देना, क्योंकि मैंने आपको जैसे जैसे चैप्टर्स करवाता जाऊंगा इस लेटेस्ट अटैम्प्ट में से भी होमवर्क दिए करने हैं। सोल्यूशन है, ग्रुप में फेंक दो। जब सोल्यूशन डाउनलोड करोगे ना तब दोनों इकट्ठे कर देना, कल आज कर देना, कल कर देना, क्योंकि इसमें भी ना एक सवाल आया था 4 और 8 12 नंबर का। तो जैसे जैसे मैं आपको चैप्टर्स करवाता जाऊंगा वैसे वैसे उनमें जो भी रीसेंट अटैम्प्ट का सवाल आया हुआ है वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करते जाएंगे। तो वो तो आपके पास अभी इस वक्त नहीं है। और इसी तरह से इस बुक में मेरे ख्याल में ऑटम 19 नहीं होगी शायद, चलें देखेंगे, वो भी दे देना, ऑटम 19 का पेपर भी और उसका सोल्यूशन भी, ये दोनों ग्रुप में डाल देना। तो हम ना फिर रीसेंट अटैम्प्ट तक अपडेटेड रहेंगे, जो चैप्टर किया करेंगे उसमें हम लेटेस्ट अटैम्प्ट तक के क्वेश्चन इंश्योर करेंगे। तो अभी आपको ये सवाल होमवर्क दिया मैंने एरोमा हर्ब्स वाला, अगली क्लास में फिर आपको इसी तरह से और होमवर्क दूंगा। अच्छा, अब ये ऑर्डर साइज वाली कहानी ख़त्म है, बहुत हो गई इसकी प्रैक्टिस। लेकिन ये आप ये होमवर्क करके आए ना तो मैंने आपको एक डिस्काउंट वाला पॉइंट और लिखवाना है। ये जो मैं आपको नोट्स लिखवा रहा था ना, कल भी जैसे 2 बातें की थी या एक बात की थी, तो मैंने आपको भी एक नोट और लिखवाना है, बल्कि एक से ज़्यादा लिखवाने हैं, को 2 नोट मैंने भी और लिखवाने हैं। अभी आपको मैंने 2 नोट और लिखवाने हैं, जो मैं आपको नोट्स लिखवा रहा होता हूँ ना, ये मैंने 2 और लिखवाने। इनके लिए भी जगह छोड़ दें, कितनी जगह चाहिए, चलें पेज छोड़ दें, पूरा पेज छोड़ दें, खैर इनके लिए आप पेज छोड़ दें ताकि ये ऑर्डर साइज ही के साथ वो टॉपिक रहे। और बस ये ऑर्डर साइज वाली बात ख़त्म है, एक पेज छोड़ दें। अच्छा, अभी आपको अगला एजेंडा बता देता हूँ। मैंने इस चैप्टर को 2 हिस्सों में बांटा था, तो जो पार्ट ए था डिसीजन ऑर्डर साइज वाला, वो मैंने करवा दिया और उसमें 2 नोट्स अभी आपको और लिखवाने हैं। इसके अलावा अभी 2 या देखूंगा 3 होमवर्क और डिस्कस करने हैं। तो अगर तो आप अपने नोट्स में साथ साथ सवाल कर रहे होते हैं तो आप देख लें, अगर उसकी जगह रखनी है तो, ताकि अच्छा है इकट्ठे एक टॉपिक एक ही जगह रहे। अगर सवाल आप अलग रजिस्टर पे करते हैं तो कोई मसला नहीं, अगर आप सवाल अलग रजिस्टर पे करते हैं तो अलग पे कर लें। बस मुझे इस टॉपिक के लिए अभी कोई 2 नोट्स और लिखवाने बस, उसके अलावा फिर ये टॉपिक ख़त्म है। वो आप देख लीजिए, मैंने भी 3 सवाल और डिस्कस करने और ये 2 नोट लिखवाने। अगर जगह छोड़नी है छोड़ लें, अगर आप सवाल अलहदा किसी रजिस्टर पे सॉल्व करते हैं तो फिर जगह ना छोड़ें, बस एक पेज काफ़ी। अब इस चैप्टर के दूसरे हिस्से पे आते हैं, इन्वेंट्री लेवल्स। मैंने इस चैप्टर के 2 हिस्से पहले दिन किए थे। मैंने इस चैप्टर के पहले दिन 2 हिस्से करके बताए थे आपको। मैंने कहा था ये मैंने हिस्से किए हैं, और इसको मैंने 2 हिस्सों में इसलिए बांटा हुआ है ताकि आपको स्ट्रक्चर बता सकूं कि पहले हम और टाइप की चीज़ पढ़ रहे थे, अब डिफरेंट टाइप की चीज़ पढ़ने लगे। तो अब इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा है इन्वेंट्री लेवल्स। इसमें कुछ फार्मूले हैं, वो फार्मूले आपने याद रखने हैं, और जैसा पहले भी मैंने कोशिश की थी कि आपको फार्मूले वगैरह सब समझा के चलूं। इसमें आपको मैं फार्मूले लिख के दे रहा हूं, लेकिन समझा रहा हूं। इन्वेंट्री लेवल्स से वैसे मुराद क्या है? इन्वेंट्री लेवल से मुराद ये है कि हमारे पास जो स्टोर में स्टॉक मौजूद है, कितना स्टॉक है, ये लेवल है। जैसे पानी की टैंकी है, तो उस पानी की टैंकी में पानी का कितना लेवल है, क्या मुराद है कि बड़े अच्छे लेवल का, बड़ा अच्छी क्वालिटी वाला पानी, कि पानी का लेवल बड़ा है, उससे मुराद है कितना।
अगर पानी की टैंकी के अंदर हम कह रहे जी कितना लेवल है जी, लेवल चेक करो, आधी टैंकी है, तो इसका मतलब है कि उस टैंकी में आधी टैंकी अभी भी पानी मौजूद है। तो लेवल से मुराद है कि कितना बैलेंस मौजूद है। तो इन्वेंट्री लेवल्स का मतलब है, इन्वेंट्री लेवल स्टॉक लेवल एक ही बात है कि स्टोर में कितनी क्वांटिटी अवेलेबल होती है, इसको इन्वेंट्री लेवल कहते हैं। इन्वेंट्री लेवल मतलब इन्वेंट्री का बैलेंस स्टोर के अंदर, ये लेवल वाली बात ओके। स्टोर में इन्वेंट्री का बैलेंस, इसको इन्वेंट्री लेवल कहते हैं। इसके हवाले से वो 3-4 टर्म्स बनी हुई हैं, वो टर्म्स समझ लें, उनके फार्मूले हैं। फिर इसके अलावा उनके बारे में 1-2 लाइनें अंग्रेज़ी की जो आपसे कॉन्सेप्चुअली पूछी जा सकती